गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये 12th क्लास का चैप्टर है और सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्टरी टर्म्स हैं उनको देखेंगे कि उन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज हेल्थ एंड व्हाट इज डिजीज, इन दोनों टर्म्स के मतलब हमें पता होने चाहिए। पहले हेल्थ को सिर्फ फिजिकली वेलबींगनेस के तरीके से देखा जाता था। इफ यू आर फिजिकली फिट मीन्स यू आर हेल्दी, बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें एक डेफिनेशन दी है। उनके अकॉर्डिंग कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सिर्फ फिजिकली ही वेलबींग होने का मतलब हेल्दी नहीं होता है, साथ साथ हमें मेंटली भी हेल्दी होना है एंड सोशल वेलबींग भी है। ऐसा नहीं है कि हम अकेले रह रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं, उसका मतलब भी इंसान डिप्रेशन में हो सकता है, तो वो भी हेल्दी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हेल्थ को प्रॉपर डेफिनेशन प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए हमें तीनों टर्म्स का यूज करना पड़ेगा, दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस। अगर तीनों तरीके से हम सही हैं तो ही हम हेल्दी कहलाएंगे। ठीक है, दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ। अब हम आते हैं डिजीज पे। अब ये दो टर्म से मिलकर बना है, वन इज डिस एंड वन इज ईज। ईज आप सब समझते हो, इजीनेस किसी चीज में, और डिस इसके आगे लग गया मतलब यू आर नॉट फीलिंग इजीनेस, मतलब कि अगर बॉडी में हम इजीनेस नहीं फील कर रहे हैं तो हम उस चीज को क्या बोल देते हैं, डिजीज। बट डिजीज की जगह अप्रोप्रिएट टर्म है डिसऑर्डर। अब ये मैं आपको बताती हूं कि ऐसा क्यों है। अगर आपको फीवर है तो आप टर्म यूज करोगे कि मुझे डिजीज है, ठीक है, या आपको कफ है, कुछ और मतलब कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में, तो आप उसका टर्म क्या यूज करोगे कि हाँ मुझे डिजीज हो गई है। बट अगर आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया है तो भी क्या आप ये टर्म यूज करोगे कि आपको कोई डिजीज हो गई है? नहीं, आप ये नहीं कहोगे कि आपको कोई डिजीज हो गई है, आप कहोगे कि एक डिफॉर्मिटी हो गई है बॉडी में। मतलब आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हाथ का स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो गया है। अगर हाथ फ्रैक्चर हो गया है तो उसकी जगह हम टर्म यूज करेंगे डिसऑर्डर। ठीक है, दोनों ही टर्म्स हम यूज करते हैं बहुत डे टू डे कॉमन लाइफ में। अब हम डिसऑर्डर या फिर डिजीज से क्या समझते हैं? ठीक है, एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी इन द बॉडी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई भी एनाटॉमिकल यानी कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी डिफॉर्मिटी है, या फिर फिजियोलॉजिकल लेवल जैसे कि बॉडी की फंक्शनिंग पे, फॉर एग्जांपल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ये सब क्या कहलाएगा? ये फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी है कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म जो है वो है डिसऑर्डर, ना कि डिजीज। और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी इन द बॉडी। या तो कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है बॉडी में, जैसे कि अगर हाथ फ्रैक्चर हो गया है तो एनाटॉमिकली डिफॉर्मिटी हो गई है बॉडी में, या फिर फिजियोलॉजिकल डिफॉर्मिटी हो गई है। ठीक है, इसको हम एज ए डिसऑर्डर कैटेगराइज करते हैं। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बहुत ही बेसिक से कॉमन से टर्म्स हैं जो इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज होंगे। तो सबसे पहले हम उनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, उनका मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट थिंग इज पैथोजन। ये बहुत ही कॉमन टर्म है जो आप सबने सुना होगा। पैथोजन क्या होता है हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स में इस टर्म का यूज कर चुके हैं। तो पैथोजन क्या होता है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि सैल्मोनेला टाइफी, ये टाइफॉइड कॉज करता है। ये एक बैक्टीरिया है जो टाइफॉइड कॉज करता है। इस बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे कि ये पैथोजन है, किसके लिए? ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये डिजीज कॉज कर रहा है। तो कोई भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? पैथोजन। अब वो वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो कोई फंगस भी हो सकती है। ठीक है, तो इस टर्म का आपको मतलब समझ में आ गया। व्हाट इज पैथोजन? पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए इटियोलॉजी। ये नया टर्म है, इसको मार्क कर लो।
बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी टर्म के आगे अगर लॉजी लग जाता है तो हमें पता है उसका मतलब क्या हो जाता है, स्टडी, टू स्टडी। अब ये तो हमें पता है कि किसी ना किसी चीज की स्टडी है। ठीक है, अब किस चीज की स्टडी है, तो ये है आपके जो भी पैथोजेंस है उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, इटियोलॉजी। ठीक है, तो इसको मैं क्या क्या लिख सकती हूं, स्टडी ऑफ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहा है तो वो पैथोजन कहलाएगा। अब उसकी जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी, इटियोलॉजी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूं यहां पे, सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। जब इसकी हम स्टडी करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, इटियोलॉजी। ठीक है, जब हम इस बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे तो वो इटियोलॉजी कहलाएगा। और जब ये बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन कॉज करेगा, कोई डिजीज कॉज करेगा, तो ये बैक्टीरिया क्या कहलाएगा, पैथोजन कहलाएगा। ये दो टर्म्स क्लियर हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म पे, इसको मैं रब कर देती हूं। नेक्स्ट इज पैथोजेनिसिटी। इसका क्या मतलब है, ये बहुत ही छोटे छोटे कॉमन से टर्म्स हैं जो हम यूज तो करते हैं, बट हमें उनकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं पता होती है, उसका मीनिंग नहीं पता होता है। ठीक है, जैसे आपको पैथोजन का मीनिंग समझ में आ गया, इटियोलॉजी का मीनिंग समझ में आ गया, ऐसे ही हम पढ़ेंगे पैथोजेनिसिटी। अब ये पैथोजेनिसिटी क्या है, ये है एबिलिटी टू कॉज डिजीज। मतलब कोई भी पैथोजन की एबिलिटी कि क्या वो डिजीज कॉज करता है या नहीं करता है ना। देखो, एयर में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह बैक्टीरिया, वायरस प्रेजेंट हैं, पर हर बार तो हम बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ये उसकी पैथोजेनिसिटी पे डिपेंड करता है कि वो हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं है। मतलब इफ दैट पैथोजन इज एबल टू कॉज द डिजीज और नॉट, तो ये उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, पैथोजेनिसिटी। उसका मतलब क्या है, एबिलिटी टू कॉज डिजीज, की डिजीज कॉज करने की एबिलिटी होना। ठीक है, फोर्थ विल बी पैथोजेनेसिस। अब उसकी डिजीज तो है, एबिलिटी कॉज करने की डिजीज कॉज करने की एबिलिटी तो है। अब हम देखेंगे उसकी पैथोजेनेसिस की वो डिजीज कैसे कॉज कर रहा है, मतलब प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। मतलब वो हमारी बॉडी में एंटर हुआ और उसने अपना काम चालू कर दिया। क्या काम, डिजीज कॉज करने का काम। ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, पैथोजेनेसिस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टर्म है नेक्स्ट इज विरुलेंस। डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी। अब हम बोलते हैं कि कोई बैक्टीरियल स्ट्रेन, जो आप अपने पुराने चैप्टर्स में भी ये टर्म सुन चुके हो, विरुलेंस, कि कोई बैक्टीरियल स्ट्रेन है वो बहुत ही ज्यादा विरुलेंट है, मतलब वो
अपने होस्ट को किल कर देता है, मतलब उसकी डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, वो कितना हार्मफुल है, किस लेवल तक हार्मफुल है। ठीक है, तो वो क्या डिफाइन करता है, विरुलेंस। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा विरुलेंट है मतलब वो अपने होस्ट को मार भी सकता है, और अगर विरुलेंस नहीं है, विरुलेंट है, तो वो मारे अपने होस्ट को किल नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्फेक्शन। ये बहुत ही कॉमन टर्म है और सबने सुना हुआ है, बहुत ही डेली यूज करते हैं इस टर्म को हम, कि इन्फेक्शन हो गया ना। व्हाट इज इन्फेक्शन, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इन्फेक्शन की, ये है इंटरेक्शन ऑफ पैथोजन एंड होस्ट। ये पैथोजन एंड होस्ट के बीच का इंटरेक्शन है, मतलब जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी होस्ट, यहाँ पे मैं होस्ट एक ह्यूमन बीइंग को मान लेती हूँ, कि जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट की बॉडी में एंटर करता है तो उसके साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करेगा या फिर सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट करेगा। उसके रेस्पॉन्स में हमारी बॉडी के सेल्स कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे और उसके अगेंस्ट फंक्शन करेंगे। तो ये जो इंटरेक्शन हो रहा है ना होस्ट एंड पैथोजन के बीच में, यही कहलाता है इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम। साइंस एंड सिम्टम्स, अब ये आपको पता होगा, पहले भी आपने ये टर्म सुन रखे होंगे कि साइन एंड सिम्टम्स का मतलब क्या होता है। अब हम इसको और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। ये कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं बॉडी में आफ्टर इन्फेक्शन। ये कब होंगे, आफ्टर इन्फेक्शन। या तो वो चेंजेस ऑब्जर्वेबल होंगे या फिर वो नॉन ऑब्जर्वेबल चेंजेस होंगे। जैसे कि अगर मान लो किसी को जॉन्डिस हो गया तो उसका लिवर जो है वो इफेक्ट हो गया है, ठीक है, वो डैमेज हो गया है, तो क्या हम उस लिवर का जो इन्फेक्शन हो गया है, डैमेज हो गया, क्या हम उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो बॉडी के अंदर है। बट जो येलोनेस ऑफ आईज हो जाता है या नेल्स पेल येलो हो जाते हैं, ये सारे उसके सिम्टम है। ये कैसे सिम्टम है, ऑब्जर्वेबल सिम्टम है। उससे हमें पता चलता है जॉन्डिस का कि हाँ भाई, इसको जॉन्डिस को हिंदी में बोलते हैं पीलिया, कि पीलिया हुआ है। क्यों? क्योंकि आंखों वाला जो व्हाइट वाला पोर्शन है वो भी येलोइश नजर आता है। तो ये कैसे साइंस हैं, कैसे सिम्टम्स हैं, ऑब्जर्वेबल भी हैं एंड नॉन ऑब्जर्वेबल भी हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं साइंस एंड सिम्टम्स को, ऑब्जर्वेबल एंड नॉन ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन द बॉडी ऑफ होस्ट। ठीक है, हम होस्ट की बात करें, मतलब जिसको इन्फेक्शन हुआ है, जिसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री ली है, तो वो क्या कहलाएगा, साइंस एंड सिम्टम्स। अगर हमें कुछ चेंज नजर आ रहा है, ठीक है, या उसका इफेक्ट पता चल रहा है, अगर हम उसको डायरेक्टली नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो किसी को हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, ये कैसे चेंजेस हैं कि हम ये तो नहीं पता कर पा रहे कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, बट उसके साइंस दिख रहे हैं, उसके सिम्टम्स हमें पता चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक एक कॉमन इंट्रोडक्शन हो गया। हमारे जो जितने भी टर्म्स थे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, बार बार यूज होंगे। अब हम स्टडी करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्यों? क्योंकि हम डिजीज पढ़ रहे हैं, तो डिजीज का स्प्रेड कैसे होगा, ट्रांसमिशन कैसे होगा। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। जो डिजीज है वो फैलती कैसे है, क्या वो फैलती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या फिर वो नहीं फैलती है, इसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे। हम इसको क्लासिफाई भी करेंगे डिजीज को, लेकिन पहले उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। ट्रांसमिशन या तो एयरबोर्न हो सकता है, मतलब जो हवा से फैले, ठीक है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में कैसे फैलेगा, थ्रू एयर, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत है, ठीक है, तभी तो जब इंसान सांस लेगा और जब सांस छोड़ेगा तभी तो जो इन्फेक्टिव एजेंट है वो स्प्रेड होगा, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, एयरबोर्न हो सकता है। अब एयरबोर्न, सेकेंड इज वाटरबोर्न, मतलब वाटर से भी फैल सकती है। ठीक है, ये आपने इनका आपको वाटरबोर्न का आपने सुना भी होगा, टाइफाइड,
ठीक है। कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड से फैलता है टाइफाइड, ठीक है। इसको हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। फीकल एंड ओरल, मतलब जो वेस्ट एक्सक्रीटा है, अगर अनडाइजेस्टेड फूड के साथ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है अनडाइजेस्टेड फूड के साथ अगर वो सॉइल में आ गया है, ठीक है, तो वो फीकल एंड ओरल। अब मान लो वो जो सॉइल है वो इन्फेक्टेड हो गई है, अब बारिश की वजह से मान लो कि वो वाटर बॉडी में जाके मिल जाता है, वो जो इन्फेक्टेड पॉजिटिव एजेंट है पैथोजन, कॉमनली हम जिसका टर्म यूज करते हैं। अगर अब मान लो सॉइल के साथ साथ वाटर बॉडी भी इन्फेक्टेड हो गई, अब जो उस पानी को पिएगा उससे वो डिजीज फैल जाएगी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, फीकल एंड ओरल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो ये कॉमन से मोड ऑफ ट्रांसमिशन है कि कैसे कैसे फैल सकते हैं। एक और है वर्टिकल ट्रांसमिशन। जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है ये मदर से चाइल्ड में जाता है, मदर टू चाइल्ड, लाइक HIV एड्स, ठीक है, मदर से चाइल्ड में जाता है। कैसे? थ्रू प्लेसेंटा, मतलब इसको हम कहेंगे वर्टिकल ट्रांसमिशन की कोई प्रेग्नेंट मदर है, ठीक है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो वही इन्फेक्शन उसके बेबी को भी ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है। अब हम इनको कैटेगराइज कर लेते हैं। एक टर्म और रह गया है, दैट इज इंक्यूबेशन पीरियड, वो इससे पहले आना चाहिए था वो पॉइंट। इंक्यूबेशन पीरियड, ये भी आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, ये वाला जो टर्म अभी कोरोना वायरस के चक्कर में, कि कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कब है, यानी कि हमें साइंस एंड सिम्टम्स कब पता चल रहे हैं, एक हफ्ते से 2 हफ्ते तक, इसीलिए 14 डेज क्वारंटाइन भी कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम उसका इंक्यूबेशन पीरियड है कि अगर साइंस सिम्टम्स पता चलने होंगे तो उस 14 डेज में पता चल जाएंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। इट इज द टाइम बिटवीन एक्सपोजर ऑफ पैथोजन and appearance of symptoms। ये टाइम है, या तो देखो यहां पे हम एग्जांपल लेकर समझते हैं कोविड-19 का, कोरोना वायरस का। अगर आप किसी इन्फेक्टेड यानी कि कोविड पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आए हो तो वो जो वायरस है वो आपके बॉडी में जाएगा, वो आपका फर्स्ट एक्सपोजर हो गया, ठीक है। अब वो मान लो एक वीक तक आपकी बॉडी में रहेगा एंड उसके बाद में आपको फीवर आना स्टार्ट होगा, जो कोविड के सिम्टम्स है वो दिखने शुरू होंगे। तो जो टाइम पीरियड है कि फर्स्ट एक्सपोजर, जो पहली बार जो वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ है और उसने जो सिम्टम्स दिखाने शुरू हुए हैं, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड। तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इट इज द टाइम बिटवीन एक्सपोजर ऑफ पैथोजन, जब पैथोजन के साथ आपकी बॉडी का पहली बार एक्सपोजर हुआ है, ठीक है, एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, उसके बाद में एक्सपोजर के बाद में पहली बार जब सिम्टम्स दिखाई दिए हैं, उन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा, इंक्यूबेशन पीरियड। अब ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये वेरी कर सकता है, किसी जैसे कोरोना वायरस में हम कहते हैं 1 वीक टू 2 वीक्स तक है, ठीक है, 1 वीक से 2 वीक तक हमें पता है कि इंक्यूबेशन पीरियड है। किसी ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा भी हो सकता है, जैसे खांसी जुकाम है उसका 2 दिन में पता चल जाता है, जुकाम होती है तो नेक्स्ट डे आपको पता चल जाता है कि जुकाम हो गई है। तो जो राइनो वायरस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 या 2 डेज है, तो ये वेरी कर सकता है, ठीक है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डिजीज का। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ये बहुत बेसिक सा क्लासिफिकेशन है, आप ये 9th में भी पढ़ के आए हो एक बार, बट ये काइंड ऑफ रिवीजन है आपके लिए, ठीक है। हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है डिजीज को।
एक होती है कॉन्जेनाइटल डिजीज, कॉन्जेनाइटल डिजीज, एक को हम मान सकते हैं एक्वायर्ड डिजीज। अब इस वर्ड से आप क्या समझते हो? कॉन्जेनाइटल से, कॉन्जेनाइटल का मीनिंग होता है बाय बर्थ, मतलब ये ऐसी डिजीज है जब आप पैदा हुए थे तभी से आपके अंदर है, बाय बर्थ। अगर कॉन्जेनाइटल डिजीज की बात हम करें तो ये बेसिकली कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, मतलब कि हमारी जब एक फीटस डेवलप कर रहा होता है तो उसके डीएनए में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, ये उसके क्रोमोसोम्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्जेनाइटल डिजीज है वो पैदा होने के बाद में नहीं हुई है, वो बाय बर्थ ही प्रेजेंट थी। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आपने कुछ प्रीवियस चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ा भी है। इसकी बात मैं अगर करूं तो इसका एग्जांपल देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर में मैं हीमोफीलिया लिख सकती हूं, ठीक है। ऐसे ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए? डाउन सिंड्रोम, या फिर टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, क्राइडोचैट सिंड्रोम, बहुत सारे जितने भी क्रोमोसोम्स की वजह से जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो क्या कहलाएंगे? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो कहने का मतलब क्या था? ये एक बेसिक सा आपको समझाने के लिए था कि कॉन्जेनाइटल डिजीज का मतलब वो होता है जो जब से आप पैदा हुए हो तब से ही वो प्रॉब्लम आपके अंदर है, ठीक है, पैदा होने के बाद में नहीं हुई है। नेक्स्ट इज एक्वायर्ड डिजीज, मतलब एक्वायर करना, बाद में लेना, ठीक है, टर्म से समझ में आ रहा है इस चीज का। एक्वायर्ड मतलब आफ्टर बर्थ, मतलब ये जो डिजीज है ये आपको आफ्टर बर्थ हो रही है। एक्वायर्ड टर्म से ही समझ में आ रहा है कि हमने आफ्टर बर्थ इसको एक्वायर किया है। अब इसमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है? इसमें हो सकती है आपकी कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, एंड नॉन कम्युनिकेबल। अब ये कौन सी डिजीज होती हैं? ये जितनी भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली डिजीज हैं वो सारी कहलाती हैं कम्युनिकेबल डिजीज। इन्हीं को हम इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी में टर्म यूज किया हुआ है। इसमें क्या क्या हो सकता है? बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, ठीक है, फंगल, हेलमिंथिस, ठीक है, मतलब या तो ये वायरस से हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, फंगस से हो सकती है, या फिर हेलमिंथिस से हो सकती है, या फिर प्रोटोजोवन भी हो सकती है। मतलब ये इसके पॉजिटिव एजेंट्स हो सकते हैं अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीज में। ये पहले भी पढ़ चुके हो तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम आते हैं मेन इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी डिजीज जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती हैं। तो वो हम कह सकते हैं डीजनरेटिव डिजीज, एज के साथ में, ठीक है, एज के साथ में हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स डीजनरेट करना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो कुछ डिजीज अपीयर हो जाती हैं। दूसरा हम कह सकते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज में आप जितने भी विटामिन के कारण, विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण जितनी भी डिजीज होती हैं, जैसे कि विटामिन ए से क्या हो जाता है, आपको दिखना कम हो जाता है ना, हम बोलते हैं विटामिन बी से बेरी बेरी, तो ये सब क्या है? ये डेफिशिएंसी डिजीज है, मतलब आपकी बॉडी में कुछ डेफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे ही हार्मोनल इम्बैलेंस,
या आप 11th में कुछ चैप्टर्स में पढ़ भी चुके हो, अगर हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है, या तो हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं या फिर कम सिक्रीशन होता है, तो उसकी वजह से भी कुछ डिजीज हो जाती है। जैसे ड्वार्फिज्म किसकी वजह से होता है? अगर ग्रोथ हार्मोन सही मात्रा में नहीं सिक्रीट हो रहा है, कम सिक्रीट हो रहा है, तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, मतलब हाइट नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो ये सारी डिजीज इसमें आ जाएंगी। जैसे कैंसर एक एग्जाम्पल ले लो आप इसमें, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। ऐसे ही डायबिटीज, ठीक है, ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है। तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ऐसे ही कम्युनिकेबल डिजीज में अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो HIV एड्स, टाइफाइड, नॉर्मली कॉमन कोल्ड। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, तब मैं आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पे हमने डिजीज का क्लासिफिकेशन कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। हम सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज में, मेन चैप्टर ही हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि सबसे पहले हम कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि पहले वायरल डिजीज पढ़ेंगे, उसके बाद में बैक्टीरियल की कौन कौन सी डिजीज है, कौन सा उनका पॉजिटिव एजेंट है, कैसे वो अफेक्ट करती है बॉडी को, और क्या उनके साइन एंड सिम्टम्स हैं, और क्या उनके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मतलब उनका क्योर कैसे किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे कैटेगरी वाइज हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको पहले एक चैप्टर का आउटलाइन पता हो, कॉमन टर्म्स पता हो, उनका मीनिंग पता हो कि हर टर्म, क्योंकि हम टर्म्स जनरली यूज तो कर लेते हैं बट उनका मीनिंग नहीं पता होता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको सारी चीजें, सारे टर्म्स का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास से हम एक एक डिजीज को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।